हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इस संगीति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? इस संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। ये देखना है, शासन के क्रम लगाना है, तो क्या क्रम था। तो सबसे पहले तो हड़यक वंश किया था, एक में आ जाएगा हड़यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश किया था, दो नंबर में शिशुनाग वंश। तीसरे में नंद वंश किया, फिर उसके बाद मौर्य वंश किया। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा बी, डी, ए, सी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें हमको मिलान करना है। सूची एक में प्रमुख विद्रोह दिया हुआ है और दूसरी तरफ काल दिया हुआ है। तो किस समय में, कौन से काल में कौन सा विद्रोह हुआ है वो देखना है। तो सबसे पहले दिया है दक्कन किसान विद्रोह। दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ। ये हो जाएगा बी का 4। उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था, तो ये हो जाएगा सी का 1। डी में दिया है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह हुआ था 1873 में, तो ये हो जाएगा इसका 2। 3, 4, 1, 2, ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करते हैं, इसमें बताना क्या है, जो सही कथन क्या है। तो हमको सही कथन बताना है। देख लेते हैं सही कथन क्या है। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। बिल्कुल ये संप्रदायवादी नहीं थे, तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा क्या, बाल गंगाधर तिलक ने धर्म को राजनीतिक अस्त्र रूप में प्रयोग किया था। बिल्कुल धर्म को राजनीतिक के अस्त्र में प्रयोग किया था। वह शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था, गणेश पूजा स्टार्ट किया था, इससे अपने देशवासियों में देश प्रेम जगाने के लिए ये सब किया था। तो इससे हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसमें जो सही कथन है केवल 2 है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेलवेयर के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं मेलवेयर के संदर्भ में युग्म क्या सब दिया हुआ है। इसमें हमको जो सही युग्म है उसको बताना है। तो प्रयुक्त में से कौन सही सुमेलित है वह देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स। क्या है, यह नेटवर्क माध्यम से फैलाने वाला स्वयं की प्रकृतियां बनाता है। ये गलत दिया हुआ है। ट्रोजन हॉर्स नेटवर्क के माध्यम से फैलाने वाला स्वयं की प्रकृतियां नहीं बनाता है। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर जब तक मांग की गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। तो ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय क्षेत्रों पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का उत्तर से दक्षिण की ओर शासन करने का सही क्रम क्या है। किधर से हमको देखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर देखना है सही क्रम शासन करने वाले का। कब, 8वीं से 12वीं शताब्दी में। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले गुजर प्रतिहार, फिर परमार, फिर राष्ट्रकूट, फिर चोल। सी उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। इसमें भी हमको सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन भारत का राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो कौन से राजवंश का क्या राजधानी है वो देखना है। सबसे पहले दिया हुआ सातवाहन। सातवाहन की राजधानी थी पैठन, इसका ए का हो जाएगा 2। उसके बाद कदम्ब दिया हुआ है, कदम्ब की राजधानी बनवासी था, तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद दिया हुआ है चंदेल। चंदेल का कहाँ था, महोबा था, तो सी का हो जाएगा 3। डी में दिया हुआ है शुंग वंश। शुंग वंश का था पाटलिपुत्र, इसका हो जाएगा 1। 2, 4, 3, 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। तो बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना तैयार करना। ये इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। क्या है क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के उपनिषदों का फारसी भाषा में किसने और
किस नाम से अनुवाद किया था? तो संस्कृत भाषा से उपनिषदों का फारसी भाषा में किसने और किस नाम से अनुवाद किया था? तो यह किया था दारा शिकोह जो है उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसे सर ए अकबर के नाम से नाम दिया गया था। क्या चीज? सर ए अकबर नाम दिया गया था। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। ए में दिया हुआ है हमको ईस्वी लिखना है। क्या है? डैश ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट, मतलब बी में फिर हमको फिल करना है, बी के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। तो देख लेते हैं इसमें क्या सब होगा। इसमें होगा 1791 में, कब? 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप, इनके जोनाथन डंकन के फलस्वरूप। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ए में हो जाएगा 1791 और दूसरे में जोनाथन डंकन हो जाएगा। चलिए अगला 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? सन 1773 ईस्वी के सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उस कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे और उसका कार्यकाल कितना होता था, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उस कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे, उसका कार्यकाल क्या होता था? उसमें 4 सदस्य होते थे, उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को भारत में अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया? तो पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को भारत में अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था? तो यह 1530 ईस्वी में किया था। सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? 1857 के क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन क्या सा दिया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, ये तो गलत दिया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1885 नहीं 1875 ईस्वी में की गई थी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है? महादेव गोविंद रानाडे को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे को लोक हितवादी उपनाम से नहीं जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। तो दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा क्या है? आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज नामक संस्था के माध्यम से शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है आचार्य केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, तो ये भी सही है। तो हमको देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 कथन सही है, जो 3 और 4 है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा डैश द्वारा लिखा गया था और भगत सिंह इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। यह मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा और इसको लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? मनका बनाने का कारखाना के पुरावशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ? तो मनका बनाने की कारखाना जो प्राप्त हुआ है यह चान्होदरो से हुआ है। ठीक है, पुरावशेष ये कहाँ से? चान्होदरो से। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 19वां नंबर। क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। देख लेते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को डैश कहा जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व को एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
कि निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं पर विचार कीजिए। तो हमको क्या देखना है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में समाचार पत्र पत्रिका हुआ है उस पे विचार करना है। उपर्युक्त में प्रकाशन प्रारंभ होने की सही क्रम क्या है, मतलब कब-कब कौन प्रकाशन हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हिंदू पैट्रियट, यह 1853 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिया है सोम प्रकाश, यह 1858 में हुआ था प्रकाशित। उसके बाद दिया है रस्त गुफ्तार हुआ था 1851 में, ठीक है। उसके बाद दिया है इंडियन मिरर, यह हुआ था 1862 में। अब देख लीजिए, सबसे पहले रस्त गुफ्तार हुआ है तो सी सबसे पहले होगा, फिर ए, फिर बी, फिर डी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें हमको सुमेलित करना है, एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ मोक्ष के लिए दिया हुआ है। किस मोक्ष के लिए क्या दर्शन है। सबसे पहले दिया हुआ है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण के लिए, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन द्वारा है, तो ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद है वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन जो है ये अध्यात्मवाद के लिए है, तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद दिया है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना, तो ये हो जाएगा डी का 3। 2 1 4 3, यह ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां नंबर क्या है, नीचे दिए गए कुछ मुकदमों का सही कालक्रम हमको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले काकोरी षड्यंत्र दिया हुआ है, तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था, 1925 में काकोरी षड्यंत्र। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र दिया हुआ है, यह 1929 में हुआ था। कब, 1929 में हुआ था। उसके बाद कानपुर षड्यंत्र दिया हुआ है, यह 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र दिया हुआ है 1930 में हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम कालक्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो सबसे पहले कानपुर षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर काकोरी, फिर हो जाएगा मेरठ, फिर हो जाएगा लाहौर। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा, यही सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको देखना है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था सहायक संधि, इसमें कौन सही नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मित्र राज्य के अन्य शासकों से समझौती करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए थी, बिल्कुल सही है। मित्र राज्य जो होता था, ठीक है, मतलब सहायक संधि के, उसके अन्य शासकों से समझौते करने के लिए ब्रिटिश की सत्ता की अनुमति चाहिए होती थी, ठीक है। ये सही दिया हुआ है। क्या मित्र राज्य अपने राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात करना होता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, सी नंबर में मित्र राज्य को तैनात सैन्य दल, मतलब सैन्य दल ब्रिटिश सरकार हेतु संसाधन उपलब्ध कराना था, ये भी सही है। मतलब मित्र राज्य को जो सैन्य दल देता था, तो ये कौन देता था, ब्रिटिश सरकार देता था, वो उपलब्ध कराता था। उसके बाद क्या है, डी नंबर में मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे, बिल्कुल नहीं। यह इसकी रक्षा कंपनी करती थी, इसका रक्षा ब्रिटिश सरकार करती थी। तो मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य संरक्षण खुद जिम्मेदार नहीं थे, तो यह कथन असत्य है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, हमको ये दिखाना है। जो कौन सा कथन सत्य है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में, क्या है, यह सामान्य ग्रामीणों, उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ, ये भी सही है। उसमें क्या है, इसमें सरकार द्वारा प्रचंड दमन हेतु कार्रवाई की गई, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 1 2 और 3। उसके बाद देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में असंतुष्ट किसानों का सम्मिलित होना, यही सबसे महत्वपूर्ण पहल है भारतीय चंपारण सत्याग्रह का। बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देख, सत्य नहीं है, हमको बताना है जो लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को प्रोत्साहन किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें जो है पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया था, ये सही है। दूसरा क्या है, इसमें गया की सरकार जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करें, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, इसमें कहा गया कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करें, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसका सही क्या होगा, इसमें कहा गया कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए, तो ये तो गलत है। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर, अधोगामी निस्यंदन
सिद्धांत को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया। उसके बाद क्या है, इसने शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को बना दिया, ये भी सही है। तो हमारा जो असत्य कथन है इसमें वह क्या है, बी नंबर, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में। क्या है, भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा, बिल्कुल सही है। भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी सही है। हिंदू और मुस्लिम हेतु समान प्रतिनिधित्व, तो समान प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था, दोनों के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व है, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत है। इसमें सत्य कथन 1 और 2 है, ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकारने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकारने के कारण औरंगजेब के सूबेदार ने हत्या की थी, उसका नाम था वजीर खान, ए उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं क्या है, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में किस कारण से जानी जाती है। तो बन्नी हट्टी की लड़ाई जो इतिहास में जानी जाती है वह जानी जाती है विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद 31वां नंबर क्या है, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो अंतरिम सरकार जो 1946 में बना था, इसमें कुछ युग्म दिया हुआ है, उस पर हमको विचार करना है। तो देख लेते हैं, एक तरफ दिया हुआ है लीडर्स का नाम, नेता का नाम, दूसरी तरफ वो जो मंत्री बने थे, किससे रिलेटेड मंत्री बने थे वो, दूसरी तरफ हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। हमको इसमें बताना है सही सुमेलित के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ जॉन मथाई, उसका कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। जो जॉन मथाई थे वह उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री था, तो पहला तो गलत है। जॉन मथाई कौन था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। दूसरा है लियाकत अली खां, वे वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही है। आशरफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री था, ये भी सही है अंतरिम सरकार में, 2 और 3 तो सही है। चौथा है जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल जो था, इसमें डाक एवं वायु लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। डाक एवं वायु नहीं, वह विधि मंत्री थे, तो ये भी गलत है, चौथा नंबर। उसके बाद है CH भाभा, इसमें वाणिज्य लिखा हुआ है, ये गलत है, वो कारखाना एवं ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा। तो इसमें जो सही है 2 और 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही सही होगा, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी विधेयक का संकल्प किसी भाग पर चर्चा नहीं हो, फिर से सुनिए क्या है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। मतलब जब किसी विधेयक का संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान की पूर्व चर्चा के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, ये हमको बताना है। तो गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्या है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो धन विधेयक के संबंध में देख लेते हैं कौन सा कथन है। तो सत्य कथन को हमको चयन करना है। क्या है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, सांसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। उसका धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के में सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये सूचित किया गया है, समान काम के लिए समान वेतन, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी। सुनिएगा फिर से, क्या है, भारतीय वरीयता क्रम मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इसमें है भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। तो इसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा वरीयता में सबसे पहले, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है। क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो कर लेते हैं उचित शब्द के आधार पर। क्या है, लोक लेखा समिति
डैश को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या अल्पसंख्यक आयोग है? अल्पसंख्यक आयोग है एक सांविधिक निकाय। क्या है? सांविधिक निकाय है अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, यह संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्रकलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। अगला देख लेते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के जो भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है वह है भाग 18। इसमें आपातकालीन की उपबंध बताया गया है। चलिए देखते हैं उसमें। उसके बाद 41वां नंबर क्या है, निम्नलिखित विशेषता किस मिट्टी का प्रकार है? कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कथन दिया हुआ है, वो कथन को पढ़ करके समझ करके बताना है यह किससे रिलेटेड है, कौन से मिट्टी से रिलेटेड है। क्या है, इसका निर्माण जलवायु में परिवर्तन के फल परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। फिर से सुनिए, क्या है, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। ठीक है, उसका क्या है, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। ठीक है, उसका क्या है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी तो होती है लाल मिट्टी में, इतना तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय, गारो खासी एवं जैंतिया की पहाड़ी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये तो बिल्कुल हो जाएगा लाल मिट्टी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। इसमें हमको देखना है सत्य कथन कौन सा है। इसमें दिया है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो बिल्कुल सही है, जो महासागर की प्रॉपर्टी होती है वह मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। ये भी सही है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। बिल्कुल गलत है, व्यास नहीं त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। तो तीसरा तो कथन गलत है। हमारा उत्तर जो होगा 1 और 2, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 43वां नंबर। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शिगार, गास्टिंग, विबोआ और संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? क्या है, शिगार, गास्टिंग, विबोआ, संगर, यह कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र, कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और हवा देखना है। इसमें जो है पूछ रहा है कितने युग्म सही सुमेलित है, ये है देखना है। सबसे पहले दिया आम्र वर्षा। ठीक है, तो आम्र वर्षा जो है केरल व तटीय कर्नाटक के केरल व तटीय कर्नाटक में होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है फूलों वाली बौछार, ये केरल के क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही है। और काल बैसाखी, यह असम और पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी कथन सही सुमेलित है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत पर गैस पुंज है, क्या कहलाता है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है वह क्या कहलाता है, ये बताना है। यह कहलाता है मंदाकिनी कहलाता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, वेडल सागर व रॉस सागर किस महासागर के भाग है? तो वेडल सागर और रॉस सागर जो है यह जो आर्कटिक या दक्षिण महासागर के भाग है। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको बताना है सत्य कथन कौन सा है। क्या है, ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। सही है। दूसरा क्या है, प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान
वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। प्रमुख उद्योग केंद्र दिया हुआ है और एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, हमको इसको सही मिलान करना है। सबसे पहले स्टॉकहोम दिया हुआ है केंद्र में, यह जलपोत निर्माण के लिए है, तो एक का हो जाएगा आर। दूसरा क्या है, यह कासाब्लांका दिया हुआ है, तो कासाब्लांका रसायन उद्योग के लिए प्रमुख है, तो ये हो जाएगा 2 का पी। और उसके बाद दिया हुआ है क्या, अंसान मुकदेन, यह लौह इस्पात के लिए है, इसका हो जाएगा 3 का क्यू, आर पी क्यू। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्या है, स्टैनले व लिविंगस्टन जलप्रपात किस नदी पर है। तो स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जो है जलप्रपात, यह कौन सी नदी पर है, यह है जायरे नदी पर या फिर कहिए कॉन्गो नदी पर। स्टैनले वो लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है यह जायरे नदी या फिर कॉन्गो नदी पर है। कॉन्गो नदी वही है जो इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार काटती है। अगला देख लेते हैं क्या है, कैजुरीना, केवरा एवं वेंदी किस प्रकार की वनस्पति के प्रकार है। तो कैजुरीना, केवरा एवं वेंदी जो है यह ज्वारीय वन है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन 51वां नंबर। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है, माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो माता टीला परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या, जब हिमोड़ीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो क्या कहा जाता है। फिर से सुनिए क्या है, जब हिमोड़ीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थलीय हिमोड़ कहा जाता है। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट के उदाहरण है। तो भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर के तट जो उदाहरण है वह है डाल्मेशियन तट का उदाहरण है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय परत विषम मंडल का भाग है। तो जो वायुमंडलीय परत विषम मंडल का भाग है वह है आयन मंडल, इसका हो जाएगा डी उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, परवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो हमको देखना है परवाल उत्पत्ति के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये कौन सा है। सबसे पहले हैं सागर के जल का तापमान 18 डिग्री से कम होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसमें सागर का तापमान जो है, सागर के जल का तापमान 18 डिग्री नहीं 21 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 21 डिग्री होने चाहिए, तो पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है, प्रवाल भित्तियां प्रायः 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। प्रवाल उथले सागरों तथा महासागरियों के शेल्फ में विकसित होते हैं, ये भी सही है। उसका दिया हुआ है सागरीय सागरीय तट जो है प्रदूषित रहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद फिर पांचवा क्या दिया है, प्रवाल भित्तियां प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित होती है, ये भी सही है। इसमें पूछा जाएगा जो सही कौन सब है, जो प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक है भौगोलिक परिस्थितियां, इसमें 2, 3, 4 एवं 5 हो जाएगा, तो बी इसका उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या कथन दिया हुआ है और इसमें हमको असत्य कथन बताना है, मतलब जो कथन सत्य नहीं है। क्या है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, बिल्कुल सही है। क्या है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश के वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये सही है। क्या है, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निरंतर वृद्धि है, बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन एक भी नहीं है, दोनों सत्य है, तो इसका डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। चलिए देखते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताना है असत्य कथन इसमें कौन सा है। तो इसमें असत्य कथन जो है यह सी नंबर में दिया हुआ है, क्या है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। तो राजस्व विभाग नहीं है, इसका जो है आर्थिक कार्य विभाग जो है वह बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। कौन है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग जो है बजट तैयार करने का नोडल निकाय है, यही कथन असत्य है, हमारा उत्तर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है। पर कैपिटा इनकम बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या होता है, राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ कुल जनसंख्या दिया हुआ है तो एक जगह हमको राष्ट्रीय आय लिखना है। चलिए देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन।
59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित कथन में, इसमें हमको सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनवर्त योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ये तो सही है। दूसरा क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये गलत दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं था, यह हेराडोमल मॉडल पर आधारित था, तो दूसरा कथन गलत है। इसमें हमको सत्य कथन देखना था, तो केवल एक है सत्य कथन, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु इसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है खुली बेरोजगारी। इसको क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक जो है काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है और पूरे समय तक वह बेकार रहता है, यह कहलाती है खुली बेरोजगारी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 61वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1982 ईस्वी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो हमको साधन लागत के संबंध में देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये कथन असत्य है। इसमें जो है सही होगा, साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं करता है, जो सरकार भुगतान करता है उसको शामिल नहीं किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल किया जाता है, ये सही होगा। इसका असत्य कथन जो है ये 2 है, बी इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला देख लेते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? तो जो कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है वह कपड़ा उद्योग है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमतें घटती है, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर के उस हिस्से का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर करता है। कोरोना वायरस जिस पर ज्यादा असर करता है वह है फेफड़ा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है केशिकाएं, ये हो जाएगा बी उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, दी गई ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है? जो नलिका रहित ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका हो जाएगा सी उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा? तो जो रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के उपयोग में आएगा उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, विद्युत परिपथ में फ्यूज प्रकृति होती है, तो फ्यूज की प्रकृति होती है उच्च प्रतिरोधकता कम गलनांक, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है, तो ये देखता है किस में निर्भर करती है? तो जो घनत्व होता है कोई भी माध्यम का उसमें ध्वनि का जो है गति निर्भर करता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी का गुटका
4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के दर से त्वरित होता है, ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना क्या है? तो बल कैसे हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F बराबर ma। तो सीधा मान लीजिए 20 गुना 4 20 चौक 80 न्यूटन हो जाएगा सी उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 75वां नंबर देख लेते हैं क्या है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसों को प्राप्त कर सकते हैं? तो वह है आंशिक आशवन। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? धातु धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल हो जाता है लवण प्लस पानी, इसके बराबर होता है, या आगे बनता है लवण प्लस पानी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? जब वायु को गर्म किया जाता है तो यह गर्म और हल्का हो जाएगा। ए कथन जो है ए नंबर में ये सही है। अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है फास्फोलिपिड्स से। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 79 नंबर क्या है। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो मांसपेशियों के संकुचन एवं विश्राम के लिए जो खनिज महत्वपूर्ण है वह है कैल्शियम। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है? तो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है वह है जंतु पादप जगत। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो हमारे शरीर में जो थाइमस ग्रंथि है यह ऊपरी छाती में स्थित है। यह हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। यूकारियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यूकारियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अंग उत्तरदायी है वह है राइबोसोम। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन आवृत्ति बढ़ने तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? जो आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने में जो संदर्भ सही है वह है ए नंबर में। सबसे पहले रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, फिर दृश्य प्रकाश, फिर है उसके बाद पराबैंगनी विकिरण, फिर गामा किरण। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो यह है आयोडीन, जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। यह एक अधातु है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। नाइट्रिक अम्ल इसलिए नाइट्रिक अम्ल किस कार्य के लिए उपयोगी है? नाइट्रिक अम्ल जो है यह उपयोगी है सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, और डी हो जाएगा इसका उत्तर इनमें से सभी। अगला देख लेते क्या है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो यह है नाइट्रोजन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है वो देखना है। प्रोटियम है, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। उसका ड्यूटेरियम है, यह भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। उसका ट्राइटियम है, यह भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो उपर्युक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो समस्थानिक नहीं है, सभी समस्थानिक है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है वह है कोशिका भित्ति। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 90 नंबर क्या है। मर्सिलिया फर्न एवं अश्वपुष्पीय निम्नलिखित में किस पादप समूह का उदाहरण है? यह है टेरिडोफाइटा का। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। भारत में विकसित अनुवांशिकता रूपांतरित सरसों, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में मृदा जीवाणु के जीव होते हैं और पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ये कथन गलत है। जो जीएम सरसों होते हैं वह मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, उसमें वह पादप को अनेक किस्म से पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध करते हैं और उसमें
क्या कहते हैं, परागकण के लिए सक्षम बनाते हैं, ये सही है। तो पहला कथन असत्य है कि जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागकण और संस्करण को सुकर बनाते हैं, तो ये सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नहीं, जीएम सरसों का विकास जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका जो है सही हो जाएगा केवल 2 बी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या कोई कार एक समान वर्तुल गति में गुजरती है, तो कार का त्वरण क्या है? कोई कार एक समान वर्तुल गति में गुजरती है तो कार का त्वरण जो है एक शून्योत्तर स्थिरांक हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह देखते हैं। सबसे पहले दिया है तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटीनों की संख्या द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटोन है उसके संख्या के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, संभारिक परमाणु वह होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसमें जो सही होगा वह होगा संभारिक परमाणु वे होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है तथा किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह होगा। तो ये दूसरा कथन जो है बी नंबर यह गलत है, जो सही नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण क्या है? रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार निम्नलिखित धातुओं को उनके कठोरता के मान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब जो सबसे कम होगा फिर उससे लास्ट में सबसे जो कठोर होगा। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे जो मुलायम होगा इसके अकॉर्डिंग मतलब सब कम कठोर होगा वह होगा जस्ता 1 नंबर में, उसके बाद हो जाएगा सोना 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में हो जाएगा तांबा, फिर 4 नंबर में स्टील और 5 नंबर में सबसे कठोर सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 5 2, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है यह है ऑक्जेलिक अम्ल, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कहते हैं, देखते हैं बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व है, यह दुनिया का पहले गणराज्य का जन्म स्थान था, तो बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, बी नंबर होगा उत्तर उसका। अगला देख लेते हैं, क्या है बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई थी? तो यह पूरी हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ए इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, बिहार की पहली विधान परिषद संरचना क्या थी? तो बिहार की पहली विधान परिषद संरचना थी 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्या है। महात्मा गांधी और बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक कौन है? क्या है, महात्मा गांधी और बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक जो हैं यह हैं महादेवलाल सर्राफ, सॉरी इसका जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी और बिहार सम रिमिसेंस। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ, भी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 151 नंबर क्या है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, यह है कैमूर जिले में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है पटना में सोन और गंगा नदियों का संगम। अगला देख लेते हैं 103वां नंबर क्या है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था पटना में। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला 104वां नंबर क्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जलों की संख्या है? तो स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो कितने हैं? 12 जिलों की संख्या है, सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की आशा है और संभावनाएं सबसे अधिक है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग की आशाएं और संभावना है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 106वां नंबर क्वेश्चन क्या अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 107वां नंबर क्वेश्चन क्या है।
भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में क्या है? सबसे अंतिम से है प्रथम, मतलब लास्ट में है सबसे। अगला देख लेते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रह थी अनुग्रह नारायण सिंह। इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो उसमें महात्मा गांधी के साथी जो थे यह थे महादेव देसाई। ठीक है, उसके बाद नरहरि पारिख दिया हुआ है, बहुत जगह आपको नरसिंह पारिख भी दिया हुआ होगा, तो प्रयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी उसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 110वां नंबर, क्या असत्य कथन का चयन करें? असत्य कथन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सोहर दिया हुआ है, यह शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सही है। कजरी यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, ये भी सही है। झरनी नृत्य यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। चैता है यह फागुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, फागुन नहीं यह चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो असत्य कथन हो जाएगा डी नंबर। चैता फागुन लिखा हुआ है, फागुन नहीं यह चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला देख लेते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नमामि गंगे कार्यक्रम से देख लेते हैं, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया। बिल्कुल गलत है, 2028 नहीं 2026 तक बढ़ाया गया, तो पहला कथन जो है यह सही नहीं है। दूसरा कथन क्या कहता है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 शुरू किया गया था, यह बिल्कुल सही है। इसका फोकस जो क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह सफाई, वन रोपण और जन जागरूकता है, ये भी सही है। तो हमको सत्य कथन देखना है, सत्य कथन 2 और 3 है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, 112वां नंबर क्या है, भारत के मसाला उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं मसाला उत्पादन से में क्या है, भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मसाला उत्पादक निर्यातक है, जो वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण योगदान है। तो दूसरा नहीं, भारत पहला स्थान है विश्व में मसाला उत्पादक में, जिसका कि वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण योगदान है, तो पहला गलत दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं क्या है, विश्व मसाला संगठन के अनुसार भारत सबसे बड़ा मसाला उत्पादन होने के बावजूद वैश्विक मसाला बाजार इसकी हिस्सेदारी यूरोप में 7% है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है, विश्व मसाला संगठन का मुख्यालय कोच्चि केरल में है, ये भी सही है। तो इसका सही हमको सही कथन देखना था, तो सही 2 और 3 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 113वां नंबर क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित जो निम्नलिखित कथन है यह देख लेते हैं क्या है, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय, इसमें हमको देखना है असत्य कथन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कथन देख लेते हैं, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक सौर आधारित बिजली संयंत्र निर्माण करना है, बिल्कुल सही है। फिर से सुनिए क्या है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कथन को, पहला कथन क्या है, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक और आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। क्या है, यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है, जो एक प्रसिद्ध शिपिंग मार्ग है। तो यह पाक जलडमरू मध्य के निकट नहीं है, यह मलक्का जलडमरू मध्य के निकट है, तो दूसरा गलत गलत है। तो यह कहाँ पर है, मलक्का जलडमरू मध्य के निकट है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसे हिंद महासागर और स्वेज, पनामा नहर नहीं स्वेज नहर में, ठीक है, स्वेज नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका असत्य कथन जो है यह 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं, 114वां नंबर क्या है, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किसके लिए किया गया। तो राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन जो किया गया यह दिव्यांग जन के लिए किया गया, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 116वां नंबर, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में उद्घाटन किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या देश का पहला राज्य जिसने हैंड राइटिंग बजट प्रस्तुत किया। तो हैंड राइटिंग बजट प्रस्तुत किया है, यह है छत्तीसगढ़, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा राज्य देश में जल जीवन मिशन नंबर 1 पर है। तो जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 119वां नंबर देख लेते हैं क्या है,
किस देश की महिला ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया? तो लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है अफगानिस्तान में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, भारतीय सेना द्वारा देश के भूकंप पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया गया था, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान फाल्कन 9 रॉकेट से सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? फिर से सुनिए क्या है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान फाल्कन 9 रॉकेट से सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो यह थे अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, पहला हो जाएगा। उसका क्या है, वुच विल्मोर, ये भी सही है। उसका बाद निक हैग, ये सही है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, 122वां नंबर क्या है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह बनी? फिर से सुनिएगा, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्या है, नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी? यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? नेटुम्बो नंदी नदैतवाह, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 123वां नंबर, 123वां नंबर क्या है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका, इसमें हमको देखना है सत्य कथन। सबसे पहले दिया, यह मिशन इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया। यह इसरो और नासा नहीं, जाक्सा, जापान के जाक्सा के द्वारा, ठीक है, संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया। तो पहला कथन जो है यह गलत है। यह उसके बाद क्या है, इस मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 4 को 2027 में प्रक्षेपित करने की योजना है, ये भी सही है। तो इसका कथन जो हो जाएगा सी नंबर 2 और 3 ये सही है। अगला देख लेते हैं क्या है? मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं राम सुतार से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। इसमें हमको सत्य कथन देखना है। क्या है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया, ये भी सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, ये भी सही है। तो इसका तीनों कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। इसका हो जाएगा सी नंबर उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, 125वां नंबर क्या है, 125वां नंबर में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथन देख लेते हैं क्या है। क्या है, इसमें सबसे प्रदूषित देश जो है, यह चार्ट दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे प्रदूषित देश जो है यह बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद भारत का स्थान चौथा है, तो भारत का स्थान चौथा नहीं है, पांचवा है, ठीक है। उसमें ढाका विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है, ढाका प्रदूषित राजधानी नहीं है, न्यू दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, ठीक है। तो ये जो है, एक जो है ये सही दिया हुआ है 4 नंबर, बाकी 1, 2 और 3 जो है ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर।